नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले साथियों, आज हम इस डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से कुछ राजभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में बात करने के लिए, कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए हमने श्री सत्यप्रकाश जी, जो कि संयुक्त निदेशक राजभाषा, दूरदर्शन महानिदेशालय दिल्ली से आमंत्रित किया है। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर पधारे आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो राजभाषा के इस कड़ी में हम आपसे कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी, जितने भी सारे राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं या कोई दूसरे भी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो क्या हम हर जगह देश के कोने कोने में हिंदी को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए, उसको सुगम और सरल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस विषय में थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद भास्कर बाबू। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हम इस समय बैठे हैं और आपने एक समकालिक चर्चा जिसकी आवश्यकता है उसकी शुरुआत यहाँ की है और उस विषय को आपने रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद करता हूँ। जहाँ तक अहिंदी भाषी और हिंदी भाषी या कम हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात है, तो भारत सरकार की जो राजभाषा नीति बनाई गई उसमें देश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। का क्षेत्रों में वह राज्य रखे गए जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है और वहाँ हिंदी अच्छी तरह से बोली और समझी लिखी पढ़ी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि। जी। खा क्षेत्रों में वह राज्य रखे गए जहां हिंदी अच्छी तरह से बोली समझी और पढ़ी लिखी तो जाती है जी। लेकिन उन राज्यों के कामकाज की अपनी राजभाषा अलग है। जी जी। जैसे गुजरात, जी हिंदी आप बोलें पढ़ें लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी कामकाज की राज्य की भाषा गुजराती। जी। महाराष्ट्र, जी। पंजाब आदि। गा क्षेत्रों में वह राज्य रखे गए जो इन दोनों क्षेत्रों में कवर नहीं होते। इसका उद्देश्य ये था कि सरकारी कामकाज में जब हिंदी का प्रयोग किया जाना है तो का क्षेत्रों के लिए लक्ष्य अलग रखे गए। जी। क्योंकि जहाँ जो चीज़ यहाँ हिंदी है उनके लिए और जहाँ नहीं है या कम है, टारगेट लक्ष्य एक तो नहीं रख सकते। जी जी। इसलिए इनको क्लासिफाइड करने की जरूरत पड़ी। अब हम अहिंदी भाषी क्षेत्रों पर फोकस करें जी। तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार जी। बढ़ा है, बोलचाल और समझ की बात आई है। कुछ आपत्तियां इस तरह की रहती हैं कि भाई क्षेत्रीय भाषा है तो हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को भी अपनाया जाए, एक तो समस्या ही आती है। जी जी। दूसरे, उनके जो जिसको अभिजात्य वर्ग कहते हैं, शहरी नागरिक हैं, जी। जो वो लोग हैं हर क्षेत्र के, वो वहाँ अंग्रेजी जानते हैं, जी जी। हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जो वर्ग है या शहर से अलग हटकर जो वर्ग है, जी। जो लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भी अंग्रेजी जानते हैं। जी जी। तो उनके लिए क्षेत्रीय भाषा का महत्व है, बिल्कुल सर। क्योंकि ना वो हिंदी जान रहे हैं जी। और अंग्रेजी भी उन्हें नहीं आती। बिल्कुल सर। तो उनके लिए क्षेत्रीय भाषा का महत्व है। जी। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रचलन जी क्षेत्रीय स्तर पर जी जी। हिंदी में बढ़ाया जाना चाहिए। जी जी। तब हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि अगर क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रचार प्रसार उसमें हमने जोड़ा किसी भाषा में, हिंदी जी भाषा जी। में, जी। तो उसको लगे कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, ये मेरा भी भाषा है। जी 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 बिल्कुल। और अगर हम क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को नकार कर जी हिंदी को शुद्धतावादी आंदोलन की तरफ ही ले जाएंगे जी। तो उसको हमेशा एक अलगाव उसमें बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अलगाव महसूस करेंगे सर। बिल्कुल सर।
इसलिए उनकी भाषा के शब्दों को भी उसमें अपनाया जाए। लेकिन सावधानी हमें बरतनी होगी, जब हम असम में बैठे हैं जी तो केंद्र सरकार के कार्यालय जी जब असम सरकार से बात करें, जी असम सरकार के कार्यालय से बात करें या असम के किसी नागरिक को पत्र लिखें, जी तो वो हिंदी में पत्र लिखते समय जी असम की असमी भाषा की प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल उपयोग कर सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल सर। जी जी और करना चाहिए। जी जी लेकिन जब केंद्र सरकार के साथ वो बात करें, जी जब तमिलनाडु सरकार के साथ वो बात करें, जी महाराष्ट्र के साथ बात करें, तो ऐसा ना करें। जी क्यों? उसका खतरा ये है कि असमी भाषा में जी जिस शब्द का कुछ अर्थ है, जी हो सकता है हिंदी भाषा में वो उसका शब्द कुछ तो हो, दूसरा हो। लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल क्योंकि शब्द बिल्कुल। नहीं होगा जी। तो फिर आपसे पूछेगा कि भाई क्या है इसमें, क्या शब्द है, तो समस्या नहीं होगी। जी। लेकिन ये हो सकता है कि शब्द हो वो जी और उसका अर्थ कोई और हो। और जी इसलिए ये सावधानी बरते जाने की जी इसमें जरूरत है। जी। और इसका करने से निश्चित रूप से जी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जी हिंदी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने की, जी। विशेष रूप से सरकारी कामकाज में जी उसको लाने की जी योजना है इसकी। योजना है जी। और उससे बड़ी मदद हमें जी उससे मिलेगी। जी तो मैं आपसे श्रीमान जी कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे कुछ का क्षेत्र में रखे गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह। इसके अलावा जैसे कुछ जहाँ पर हिंदी भाषी लोग बहुत ही कम मात्रा में निवास करते हैं, जैसे कि हम बात करें आसाम की या बात करें और किसी दूसरे प्रदेश की। असम में तो बहुत है। असम में तो नागालैंड फिर भी की है। बात जैसे हम कर सकते हैं, नागालैंड की बात करें मिजोरम की जैसे हम बात कर सकते तो हैं। वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए कि जिससे वहाँ के लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके और वो हिंदी का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकें। देखिए, किसी भी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जी सबसे पहली चीज़ तो ज़रूरी है वो हिंदी की बात या अहिंदी भाषी क्षेत्रों की बात नहीं, जी समग्र दृष्टिकोण की बात है जी जी बिल्कुल। कि उससे जब तक आप कैरियर को नहीं जोड़ेंगे, ब्राइट कैरियर, उज्ज्वल जी। भविष्य को उससे नहीं जोड़ेंगे, जी जी जब तक उससे आप अस्मिता को नहीं जोड़ेंगे, जी जब तक उससे विकास को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आदमी को खुद उस जुड़ने चीज़ पर से रुचि जी जी मदद नहीं मिलती। बिल्कुल। जब इससे आएगा तब वो एक आंदोलन बनता है, जी जी तब वो एक मूवमेंट बनता है। जी जी तो जो अहिंदी भाषी राज्य जी हैं जी या जहाँ कम हैं, जी उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी कल भी चर्चा चल रही थी तो मैं कह रहा था एक एडॉप्शन का फार्मूला अपनाया जाना चाहिए। जी अच्छा एडॉप्शन मतलब अपनाना। जी जी जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई वांट टू गो ऑफिस। ऑफिस जी अब ऑफिस की हिंदी हमको याद नहीं है, जी तो देवनागरी लिपि में लिखें मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ए आ फे ई से, जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाह रहा हूँ बिल्कुल। ट्रांसमीटर की हमको हिंदी याद नहीं है, जी जी तो उसकी प्रेषित्री लिखना जी या डिक्शनरी कंसल्टेशन में ज़्यादा टाइम लगाना, जी जी बिल्कुल अनुचित होगा उसके लिए तो ज़्यादा टाइम वो- ले जाना। इसलिए सीधा सीधा लिखें जी जी ट्रांसमीटर पर जाना है, जी मुझे ट्रांसमीटर चलाना है, जी जी हमारा ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है। जी वैसे भी कुछ, क्योंकि हमारा काम सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाना है जी और भाषा की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो होती है कम्युनिकेबिलिटी। जी अगर संप्रेषणीयता का गुण उसमें नहीं है जी जी तो फिर वो बेकार हो जाता बेकार है। हो जाता है। जी क्योंकि साहित्य में भले ही आप लिखें, जो तकनीकी साहित्य तैयार करें तो भले ही कैपेसिटर को संधारित्र लिखें, जी 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 बिल्कुल। लेकिन सरकारी कामकाज की बात है, जी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की बात है, तो कैपेसिटर को कैपेसिटर ही लिखें। जी जी नेटवर्क को तार जाल या जाल पत्र के उलझ में न जाएं। न जाए। जी नेटवर्क को नेटवर्क लिखें, जी। कंप्यूटर को कंप्यूटर लिखें, जी जी कैलकुलेटर को कैलकुलेटर और संगणक के चक्कर में ना पड़े कैलकुलेटर लिखें। जी जी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने जी अभी इस विषय में अभी लगभग 200-250 शब्दों की लिस्ट तो अभी जारी की है और भी पहले भी हुआ कि अब आपको पोस्टल आर्डर लिखिए, डाक धनादेश, नहीं लिखना। बैंक ड्राफ्ट जी। को बैंक ड्राफ्ट जी या बैंक धनादेश लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। जी जी इस ऐसा नहीं कि वो गलत है, जी जी बल्कि इसलिए अगर हमें भाषा के प्रवाह में बनाना है जी तो दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों को हमें अपनाना होगा।
जी जी आज जनरेटर आप किसी देश के किसी भी हिस्से में खड़ा होकर कहें जी तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, बता देगा। लेकिन जनित्र कहेंगे जी तो हो सकता है मध्यम पढ़ने वाला भी कहे कि हिंदी में बता दे, जी। अंग्रेजी बोल रहा है, जी जी हैं? तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल चरित्र नहीं हो सकता। जी दूसरा, एडेप्टेशन की बात हमको अपनानी चाहिए। जी जहाँ कहीं एडॉप्शन से काम ना चले और आपको लगे कि प्रॉपर अंग्रेजी हो गई है तो हमारी भाषा नहीं आई, जी तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में उन चीज़ों को अपनी एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन अपनी भाषा के स्वरूप के हिसाब से उसको पढ़कर देखें जी जी कि अगर ये मेरी भाषा का होता, जी लिपि रोमन है, जी लेकिन अगर ये मेरी भाषा में लिखा होता जी तो मैं क्या पढ़ता। जी जी जैसे कैप्टन, जी कैप्टन को अगर आप हिंदी के स्वरूप के हिसाब से पढ़ें तो क्या आता है? कप्तान। कप्तान। जी तो कप्तान अनुकूलन के माध्यम से हम हिंदी में लाए, बिल्कुल। जी सर। टेक्निक को तकनीक बनाया, जी ट्रेजेडी को त्रासदी बनाया, जी हॉस्पिटल को अस्पताल बनाया जी। और फिर मुख सुख के साथ अस्पताल लाए जी जी और हिंदी में अपना लिया गया। जी। वैसे तो हमारा चिकित्सालय है, जी जी बिल्कुल। जी तो हाँ उस माध्यम से हम इनको जी लाएं जी तो हमको उन चीज़ों से मदद मिलेगी। जी जी और जो उनकी अपनी भाषा के शब्द हैं जी उन शब्दों के साथ, क्योंकि वही इन चीज़ों को जी ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तो वे बता सकते हैं कि इस शब्द में क्या कहा गया है, जी। हम इससे क्या कहना चाहते हैं। जी जी फिर वो नए शब्द जी उसके माध्यम से अपनी भाषा के शब्दों को सम्मिलित करते हुए जी। उसमें लाएं चीज़ जी। को, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे जी। टेक्निकल ग्लॉसरी तैयार करने के लिए हमें जी इंजीनियर्स की जरूरत होती है। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी असामान्य बात आपको लगेगी जी कि भाषा के निर्माण में तकनीशियनों का, जी डॉक्टर्स का, जी इंजीनियर्स का बड़ा योगदान है, जी जी क्योंकि वह ये हमें बता, इंजीनियर तो है ही, इंजीनियर किस चीज को इंजन इंजन करने वाला, आगे उत्पन्न बढ़ाना, करने इसीलिए वाला। हमने जी, उसको आगे कहा बढ़ाना। जी, जी, अभियंता। जी, जी। तो टेक्निकल अर्थ का वो बताते हैं हमें कि भाई ठीक है आप हिंदी मत बताइए, जी हिंदी भाषा विज्ञानी मैं हूँ, जी मैं बताऊंगा हिंदी, जी जी आप अंग्रेजी में एक्सप्लेन तो कीजिए क्या कहना चाहते हो। जी 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 बिल्कुल। जी विषय की जानकारी उन्हें है, हम्म, इसलिए प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, जी। भाषा विज्ञानी जी। शब्द देता है। जी जी बिल्कुल। उसी तरह से जी। जो आइंदी भाषी क्षेत्र हैं तो उनकी अपनी भाषा में इन चीज को क्या कहा गया है जी। और वो इसको यहाँ हिंदी में कहें जी तो मिला जुलाकर भी कहें तो क्या कहेंगे, जी जी वहां से हमें नए शब्दों का सृजन इस ढंग से करना जी होगा। जी नए शब्द को सीखने को हमें मिल जाते हैं। नए शब्द सीखने को जी। मिल जाते हैं जी। और उन्हें ये लगेगा जी कि भाई हमारा भी इसमें हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। हिंदी केवल हिंदी वाली भाषाओं की नहीं है, जी, जी। ये हिंदी जो भाषा साहित्यिक भाषा है वो उनकी है रहे, लेकिन राजभाषा जो है ये केवल हिंदी वालों की नहीं है, जी जी इसमें असम का भी हिस्सा है, असम का भी है। जी इसमें महाराष्ट्र का भी योगदान है, जी जी इसमें गुजरात का भी योगदान है। जब इस तरह से होगा जी। तो सारे हिंदी भाषी क्षेत्र भी जी हमसे मिलेंगे जी जी और इसमें हिंदी भाषियों आपस को में भी सामंजस्य भी बनेगा इससे। बनेगा। जी इसमें हिंदी भाषियों को भी जी स्वयं आगे आना चाहिए। जी, जी। जब वो असम में है तो वो भी कुछ असमी शब्द, असमी भाषा सीखना अलग चीज़ है, जी, जी। कुछ असमी शब्द सीखें। जी। महाराष्ट्र में है तो तमिल वो महाराष्ट्रीयन शब्द सीखें। जी जी मराठी सीखें। जी देखिए महाराष्ट्र में कितने अच्छे मराठी में सीधे सीधे कोई चीज़ डायरेक्ट कही जाती है। हम कहते हैं साइकिल मरम्मत केंद्र, कल मैं अपनी चर्चा में बात कर रहा था, जी जी हैं यूपी में आपको लिखा मिलेगा साइकिल मरम्मत केंद्र। जी जी अब अगर कोई जानता नहीं है कहाँ है, वो बैठा टायर पर पंचर लगा रहा है पेड़ के नीचे, कुछ है ही नहीं जगह, जी, जी। रोड के किनारे लिखा है सिद्धार्थ साइकिल मरम्मत केंद्र। जी अब कहीं वो लिख कर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा भारी कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट कोई टेक्निकल वो जी होगा जी ये। जी हैं? जी हाँ सर। महाराष्ट्र में मैंने देखा सीधी बात बिल्कुल, जी जी साइकिल दुरुस्ती जगह, जी अच्छा अच्छा जी साइकिल दुरुस्ती जगह, जगह। जी कितना क्लियर कंसेप्ट हो रहा है। जी लेकिन अब होता बात ये भी होती है कि अब जो बिल्कुल पूरी तरीके से हिंदी नहीं जानता सर, तो उनके लिए थोड़ा सा इसमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी तो आजकल जो हमारे राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय का, तो वो हिंदी के बढ़ावा के देने के लिए ऐसे कौन कौन से कोर्स को संचालित कर रहा है, ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो बिल्कुल हिंदी भाषी नहीं है उसको सीखने के लिए ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ हम आपसे जानकारी चाहेंगे सर। देखिए जो पहले से पढ़कर आते हैं जो जी कर्मचारी, जी जी उनको तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। जी जी अच्छा
जैसे केरल है, जी हिंदी भाषी है, जी जी लेकिन वहाँ हाई स्कूल तक हिंदी जी पढ़ाई जाती है, जी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, जी या नागालैंड है, जी या असम को भी लें, या कुछ इस तरह के क्षेत्र हैं जी जहाँ हिंदी जी प्रारंभिक स्तर पर नहीं है, जी जी या बहुत आगे तक नहीं है। जी तो वो जब कर्मचारी उसमें आते हैं केंद्र सरकार में, जी अब केंद्रीय सरकार की नीति राजभाषा है और हिंदी में काम करने की नीति जी है। जी हिंदी जन की भाषा है, गण की भाषा है, जी, जी, जी। उसे तंत्र की भाषा बनाने की बात है। जी 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 बिल्कुल जन की भाषा तो बिल्कुल। है, जी गण की भाषा भी जी है, तंत्र की भाषा तंत्र की बनाने भाषा की बात बनाने है। की, जी। समझ तंत्र पर जो कब्जेदार हैं जी वो बाधा खड़ी करते हैं। जी 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 तो जब वो लोग आते हैं जी तो इस आधार पर हम उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि उनको हिंदी नहीं आती है। बिल्कुल नहीं आती जी इसीलिए दंडात्मक नीति नहीं बनाएगी राजभाषा नीति। बिल्कुल प्रोत्साहन, जी प्रेरणा, जी जागरूकता जी जी और प्रचार प्रसार। जी जी बिल्कुल तो इसके लिए हमने उनको मनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उनका मन रखने के लिए पूरे सम्मान के साथ जी पहले रखा भाई प्रवीण प्रबोध जी पाठ्यक्रम रखा। जी जी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, जी ये 3 पाठ्यक्रम हमने इस हिसाब से रखे जी। कि जिसकी जितनी क्षमता है जी। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो करके जी चलता रहे जी। और सीखता रहे जी। और आगे आगे उसमें बढ़ता रहे। उसके लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, जी जी प्रेरणा भी दी जा रही है। हाँ, अब किसी ऑफिस, देखिए कितना ही लचीलापन रखा गया है जी। कि अगर कोई ऑफिसर या कोई कर्मचारी जी जिसके पास समय नहीं है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पास करने का, जी। या व्यक्तिगत रूप से जी। चाहे सरकारी स्तर पर समय नहीं रह पाता है और वो अपने प्रयासों से सीखता है। जी। देखिए ऐसा किसी और चीज में नहीं है। राजभाषा में प्रावधान किया गया है, जी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वयं भी ये डिक्लेयर करे, घोषणा करे जी कि मुझे प्राज्ञ स्तर का ज्ञान प्राप्त है, तो उसके मुझे लिए प्रवीण स्तर का ज्ञान प्राप्त है, तो उसके लिए उसको फिर वो कोर्स नहीं करने पड़ते हैं, उसकी डिक्लेरेशन को ही मान लिया जाता है घोषणा। ठीक है सर। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जितने भी सारे कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं जी किसी कार्यालय में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा काम होने की वजह से वो सेंटर में नहीं आ पाते हैं, केंद्रों में नहीं आ पाते पढ़ाई के लिए। जी तो उनके लिए सरकार ने क्या दूसरा कोई ऐसा रास्ता दिया हुआ है कि जिससे वो वहीं पर या घर में बैठ कर के भी कुछ दूसरे माध्यम से वो हिंदी का कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें? अगर ऐसा कुछ हो तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिए दीजिए आजकल जो हमारे श्रोताओं को। तकनीकी क्षेत्र है ना, जी तो तकनीकी क्षेत्र में जब कंप्यूटर आया जी जी तो कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे कोर्स तो उस पर से भी आप लोड कर सकते हैं, जी जी अच्छा वहाँ भी सीख सकते हैं। जी जी राजभाषा विभाग की साइट पर जाइए, ठीक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में जाइए, जी हिंदी शिक्षण योजना खोलिए, जी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती अच्छा हैं। अच्छा लेकिन जहाँ तक अलग से जानने की बात है, जी कोई कार्यालय, जी देखिए हम कुछ पाना चाहते हैं जी जी बिल्कुल तो त्याग तो हमें करना पड़ेगा, जी समय का भी करना पड़ेगा, साधनों का भी करना जी पड़ेगा। अगर कोई कार्यालय ये कहता है कि हमारे कर्मचारियों के पास भाई 1 घंटे के लिए प्रबोध या प्रवीण की कक्षा में जाना है, जी जी साहब मेरे कर्मचारी के 2 घंटे आने में लगते हैं, 2 जाने में लगते हैं, फिर लंच हो जाता है, हाफ डे से चला जाता है मेरा, चला जाता है, तो जी। मैं तो वहाँ स्पेयर नहीं कर सकता। जी जी तो ऐसे कार्यालयों के लिए छूट है जी कि वो कार्यालय अपने कर्मचारियों की सूची बनाएं, जी 8-10 जितने उनके हैं। जी अगर 8-10 दूसरे पास में बैठते हैं, दूसरों की लें, वो अब कुछ नहीं कर सकते तो अपने 8-10 की सूची दें, जी हम दूसरे 8-10 से लेते हैं, आसपास संभावनाओं का पता लगाते हैं, जी। फिर हमारा हिंदी प्राध्यापक वो स्थान उपलब्ध कराएं, लेकिन जी जी अच्छा फिर हमारा हिंदी प्राध्यापक या हिंदी शिक्षण योजना के जो सहायक निदेशक जी, जी। जो उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जी, जी। वो जाकर वहाँ उनको वहाँ पढ़ाएंगे। जी जी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक ही पद दिया जाता है हिंदी प्राध्यापक का या कुछ अंशकालिक अध्यापक का। तो वहाँ पर एक यदि प्राध्यापक होता है तो वो अगर किसी कार्यालय में 10 लोग एकत्रित हो गए हिंदी सीखने के लिए, वो वहाँ तक नहीं आ सकते हैं टाइम बर्बाद होने की वजह से, किसी दूसरी जगह पे हैं, तो इस तरीके से सर वो एक ही प्राध्यापक किस तरीके से उसको सर मैनेज कर सकता है कि कैसे कैसे हो जाएगा? इसके लिए कोई सरकार ने क्या कुछ दूसरा प्रावधान दिया है या इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको सीख सकें, या कुछ ऐसा कुछ प्रावधान हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि एक प्राध्यापक हर जगह तो नहीं जा सकता, हर जगह उपलब्ध नहीं हो बिल्कुल सकता। सही बात है जी वो ये मांग आधारित चीज़ है असल में। जी जी अच्छा
अगर इस प्रकार की मांग ज़्यादा आती है जी तो प्राध्यापक एक सब जगह नहीं जा सकता, नहीं कर सकता, जी जी तो दूसरे प्राध्यापक वहाँ दिए जाएंगे। जी जी। अच्छा। और अगर मांग ही नहीं आएगी तो उसे भी हटा लिया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है सर। जरूरत इस बात की है कि जी। अगर लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, अच्छा अच्छा। कार्यालय प्रमुख अपनी मांग भेजते हैं जी और वो इतनी हो रही है कि कार्यालय एक प्राध्यापक से पूरी नहीं हो सकती, जी जी तो उसके लिए दूसरे प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। जी अंशकालिक की जगह पूर्णकालिक केंद्र खोला जाएगा। जी और जब पूर्णकालिक केंद्र खुल जाता है तो जी। वहाँ फिर अंशकालिक में एक की सीमा होती है, जी लेकिन पूर्णकालिक केंद्र खुल जाता है तो वहाँ फिर सीमा की बात नहीं है, जी जी वहाँ आवश्यकता की बात है। जी जी। अच्छा अच्छा। अंशकाल तो मिनिमम है, न्यूनतम है। जी जी जब पूर्णकालिक केंद्र खुल गया तो उसमें अगर एक की जरूरत है एक रखे जाएंगे, दो की जरूरत है दो रखे जाएंगे। जी। तो जरूरत इस बात की हम इच्छा शक्ति जी प्रकट करें प्रकट करने। और अपनी मांग योजना तक पहुंचाएं, जी जी बिल्कुल। जी सर। फिर वहां से आपको मदद मिलेगी। और जो नेट की हम बात कर रहे हैं ना, जी उनका बेहतर उपयोग भी हम हिंदी कर सकते शिक्षण हैं, जी। योजना के माध्यम से जी। ही कर सकते हैं। जी क्योंकि अपने आप ऐसे ही खोला, ऐसे ही शुरू हुए तो कहीं अटक गए, हाँ, हाँ। मूड खराब हुआ, अरे छोड़ यार। सुनो। तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी, जहाँ समस्या आएगी, जी वहाँ से हमें समाधान मिलेगा, जी जी वो हमको सिखाएंगे, जी जी। तभी आगे बढ़ेंगे। आजकल सर, आज भी ये स्थिति है सर कि जो ये राजभाषा हिंदी सिखाने का कार्यक्रम है, तो अधिकतर क्या सर, पूरी तरीके से केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके उपक्रम हैं या ऐसे कई कार्यालय हैं कि केवल उन्हीं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन क्या अगर कोई कर्मचारी राज्य सरकार का है तो उसको हिंदी सिखाने के लिए, मान लीजिए बिल्कुल वो हिंदी भाषी नहीं है, उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आता है, जी जी। तो उसको सिखाने के लिए सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा सके? इसके बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नहीं, प्रशिक्षण केंद्र देने के लिए? सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी। केंद्र सरकार का काम अपने कार्यालयों में राजभाषा जी जी नीति को बढ़ावा देना है। जी जी वस्तुतः एक अंतर हम और समझ लें, ये केंद्र सरकार की जो नीति है ये हिंदी के विकास प्रचार प्रसार की नहीं है, जी जी। अच्छा। ये राजभाषा के प्रचार प्रसार की जी है। जी राजभाषा हिंदी है, ठीक। एक हिंदी अलग हिंदी है, जी जी राजभाषा जिसमें मिली जुली सब प्रचलित है, वो सब चीज़ है। जी जी जैसे क्योंकि राष्ट्रभाषाएं तो 22 हैं जी जी जिनमें हिंदी एक है, जी हिंदी राजभाषा अलग है। जी जी तो राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की जो भाषा है जी जी। उसके प्रचार प्रसार की बात है, जी। उसके लागू करने की बात है। अच्छा, अच्छा। ये साहित्य भाषा हिंदी साहित्यिक जो है उसके जी। लिए की बात नहीं है। वो ठीक है सर, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अब बात ये भी हो जाती है कि कभी कभी कि आसपास किसी क्षेत्र में, आज हम डिब्रूगढ़ में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, जी उपक्रम हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं कि जहाँ पर केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय नहीं होते हैं, जी जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत। वहाँ पर राज्य सरकार के ही कार्यालय होते हैं। हाँ। तो क्या उन कार्यालयों में जब हम ये कुछ कामकाज करते हैं तो क्या उनमें भी हिंदी का प्रयोग होना चाहिए? लेकिन जब उनको बिल्कुल हिंदी आता ही नहीं है सर, बिल्कुल ज्ञान नहीं उनके बारे में, तो उनको सर हमें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। तो ये उसके लिए विश्वविद्यालय हैं। जी जी। अच्छा। उसके लिए तो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जी जी पहले वो हिंदी सीखें, जी उनमें हिंदी सीखें। अगर राज्य कहीं कोई ऐसा राज्य है जहाँ हिंदी का विश्वविद्यालय नहीं है, हिंदी नहीं सिखाई पढ़ाई जा रही है, जी जी और कुछ कार्यालय चाहते तो देखिए एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी जी अगर कुछ कर्मचारी ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं जी तो वो अपनी मांग, जी या कुछ कार्यालय हैं जी। वो राज्य के ही, अच्छा। वो अपनी मांग राजभाषा विभाग को भेजेंगे, जी फिर राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से जी जो उपयुक्त लगेगा उसके हिसाब से करेगा। जी कर सकते हैं वो भी, पहले तो अपने राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी में जा सकते हैं सीधे सीधे, जी जी। लेकिन नहीं तो फिर वहाँ से मदद ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए पहल उन्हें ही स्वयं करनी होगी। स्वयं करनी होगी। जैसे केंद्र सरकार कार्यालयों के लिए पहल केंद्र सरकार स्वयं जैसे कर रही जी है, जी बिल्कुल। या जो लोग हम लगे हुए वो सब करते हैं, जी। या कार्यालय का हेड जो होता है प्रमुख वो करता है, अच्छा। तो उसके लिए उन्हें स्वयं करनी होगी। अच्छा। केंद्र सरकार का कोई कार्यालय या वो सब वहाँ जाकर वो नहीं करेंगे, जी जी। अच्छा अच्छा। उन्हें ही करना होगा कि हम भी राजभाषा। तो क्या ये जब कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं, जी हिंदी सीखने के कुछ लोग इच्छुक होते हैं जो कि केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंध नहीं रखते, राज्य सरकार से रखते हैं, तो क्या वो ऐसे कुछ 10, 12, 15 कुछ लोग एक एकत्र होकर के
तो क्या ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए कि राज्य सरकार को? कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस होता है। मैं एक जगह गया, एक राज्य सरकार का कार्यालय था, जी। वहाँ पर मैं पहुँचा, अभी हाल की कुछ दिन पहले की बात है। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में राज्य सरकार का कार्यालय, क्योंकि यहाँ पर आसामीज में लिखा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा आसामीज, या मैं कहूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर आसामीज आता है। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि राज्य सरकार का कार्यालय है। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की मुझसे कि सर, सीखना तो हम भी हिंदी चाहते हैं, लेकिन समस्या अब यहाँ पर उत्पन्न हो रही कि आप सिर्फ केंद्र सरकार के कार्यालयों के जितने भी कर्मचारी हैं, जी। सिर्फ उन्हीं को हिंदी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सर, हमें हिंदी सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें शुरुआत से हिंदी पढ़ाई नहीं गई है। जिन विद्यालयों में उन्होंने पढ़ा है वहाँ पर उनको हिंदी नहीं पढ़ाई गई है। आप कह रहे हैं कि हमें हिंदी सीखने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई हिंदी सिखा दे, लेकिन समस्या उत्पन्न हो रही कि सर, हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, हम ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्होंने हमसे प्रश्न किया, तो वो प्रश्न मैंने महोदय या तो वो सीधे पूछा ये चीज़। सीधे वो स्कूल्स में जैसे दूसरी भाषाएं सीखते हैं जी उसी रूप से जाना पड़ेगा, जी जी स्कूल भी, ये विश्वविद्यालय भी। जी अगर केंद्र सरकार के माध्यम से कर्मचारी रहते हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण चाहते जी हैं जी जी, वही चीज़ है। तो उन्होंने केंद्र सरकार को ही लिखना होगा। अच्छा अच्छा, जी केंद्र सरकार में राजभाषा विभाग को ही अच्छा, लिखना अच्छा, होगा जी। और राजभाषा विभाग को जी। भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा जी। कि कल किसी और केंद्र सरकार स्टेट सरकार से जी। इस तरह की मांग आती है तो क्या करोगे? जी कि खाली एक को उपलब्ध कराने से बात नहीं बनती ना, नहीं बनती है, जब बिल्कुल। करा दिया तो जी। नज़ीर पर हो हाँ जाएगी हाँ, जी जी और फिर दूसरे कहेंगे, जी क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मांग आई नहीं है किसी की, जी। अच्छा, नहीं तो मेरे पास मुझे इसलिए इस उन्होंने, प्रश्न पर उस तरह का मंथन भी नहीं हुआ। जी जी, नहीं वैसे उन्होंने मुझे लिख करके दिया कि उनके यहाँ सर करीब 5-6 कर्मचारी थे। उन्होंने मुझे नाम लिख करके दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, अगर हो सके तो हमारा सर यहाँ पर नामांकन करवा दिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने जो सीनियर अधिकारी हैं मैं उनसे बात करता हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं करूँगा। तो क्या इस स्थिति में मुझे उनसे बात करनी चाहिए सर? हाँ बिल्कुल कीजिए, जी, बिल्कुल कीजिए। तो उनका भी शायद प्रशिक्षण के लिए नामांकन हो सकेगा। हाँ, प्रशिक्षण के नामांकन हो सकेगा। आपका जैसे सीट खाली रहती है, कोई रहती है, तो उस तरह से हो सकेगा। जी जी क्योंकि मूल बात इसमें जो महत्वपूर्ण पेच जी, आता है वो ये आता है जी कि राज्य सरकार के कामकाज की भाषा तो हिंदी है नहीं, जी, बिल्कुल नहीं सर। जी जी तो हिंदी सीख कर राजभाषा का तो कोई वो नहीं हो रहा है। जी जी एक अलग से एक भाषा आप सीखना चाहते हो, कुल जी मिला के जी, बात। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जी अब जब एक भाषा अलग से, तो जैसे दूसरी भाषाएं सीखी हैं जी, ऐसे उसके लिए आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जी जी, तो ये इसमें बाधा आती है। हाँ, क्योंकि सर मैं जो है कई जगह मैं गया, तो मैंने सर वहाँ पर देखा कि एक महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जी ने जी बहुत पहले कहा था कि एक बात कही थी उन्होंने, एक लाइन, कि हिंदी हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा नहीं। तो सर ये बिंदु हमारा हर जगह पर सार्थक नहीं हो पा रहा है। नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। जी, तो उसको सार्थक बनाने के लिए तो सर हमें और भी कुछ प्रयासरत होना चाहिए कि कुछ केंद्र सरकार को ऐसे भी कुछ उपक्रम चलाने चाहिए या कुछ ऐसे व्यक्तिगत केंद्र खोल देने चाहिए कि जिससे जो है इसका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार भी हो सके और हिंदी को मातृभाषा ही नहीं, मातृभाषा का दर्जा मिल सके। देखिए, हिंदी मातृभाषा और मातृभाषा की जो बात है, जी हिंदी को उस तरह से नहीं लिया जा सकता, जी, क्योंकि एक राजभाषा की बात तो ठीक है, ठीक है जी एक मातृभाषा नहीं हो सकती, जी जी, अच्छा क्योंकि मातृभाषाएं सबकी अलग अलग है। जी जी मदर टंग्स जी, मदर टंग जी, सबकी अलग अलग है। अलग अलग है जी और बेसिकली हर आदमी ट्रांसलेटर है, वो अपने मदर टंग में ही सोचता है, जी जी, अच्छा अच्छा फिर उसका दिमाग जी, स्रोत भाषा से दूसरी भाषा में जी। ट्रांसलेट करके उस चीज़ को बताता है। टाइम हो गया सर। जी जी तो उसको मातृभाषा तो सबको नहीं बनाया जा सकता, राजभाषा को एक बताने की बात है। जी और अब आपने इसको कहा तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए जी एक पॉइंट पर, भाई हमको प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जी उस सरकारी कामकाज में, जी और ईडियम्स का प्रयोग ना करें, जी सरल भाषा में बात करें, जी जी इस दूसरे तक मैसेज पहुँचे। जी जयशंकर प्रसाद की एक रचना, महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, जी उसमें हम लिखते हैं,
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जी, क्या बात है। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। जी पूरी हिंदी है जी, लेकिन हाँ, लगता है ये संस्कृत है जी, जी। और बड़े समझने के लिए चाहिए। इसी बात को कबीर बड़े आराम से कह देते हैं, जी पानी ही ते हिम भया हिम बह गया बिलाए, बिल्कुल, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कहा ना जाए। जी तो हमें जनता तक पहुंचना है तो आम भाषा का प्रयोग करना होगा। ज्ञानपीठ के लिए जी। प्रसाद। चलिए, सत्यप्रकाश जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, आज आपके बीच में श्री सत्यप्रकाश जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा, दूरदर्शन महानिदेशालय, दिल्ली से उपस्थित हुए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पर आए और हम और सभी दूरदर्शन श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं का कि आपने बड़े धैर्य से बात सुनी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद।